तो अब हम ये जानना चाहते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। ये हम लोग हर बार हम लोग क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं ताकि हमको ये समझ सकें कि इसको क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि व्हाट चेंजेस विल ऑकर इन सर्किट इफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल, ठीक है, कि सर्किट में क्या चेंज आएगा कि अगर हम रजिस्टर्स को सीरीज में लगाएं और अगर हम रजिस्टर्स को पैरेलल में लगाएं, तो इनके सीरीज और पैरेलल में होने से करंट में क्या चेंज आएगा, पोटेंशियल में क्या चेंज आएगा, और रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा, ये हम जानना चाहते हैं, ठीक है। कि सर्किट में, तो सर्किट में कहने का मतलब है कि सर्किट में यही 3 वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, इन्हीं को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि इनको सीरीज में लगाएं तो क्या होगा, पैरेलल में लगाएं तो क्या होगा। तो हम लोग फर्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो सीरीज को देखेंगे, ठीक है, कि सीरीज में जब हम लगाएंगे सर्किट को, है ना, जब सारे रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाएंगे तो करंट में क्या चेंज आएगा, पोटेंशियल में क्या चेंज आएगा, और रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, ठीक है। वो एक्टिविटी डायग्राम कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस 1 है, ठीक है, इसके पैरेलल में हमने वोल्ट मीटर लगाया, ठीक है, और ये एमीटर लगाया, ठीक है। जैसे आपको मालूम है कि एमीटर को हम लोग हमेशा सीरीज में लगाते हैं और वोल्ट मीटर को हम लोग हमेशा पैरेलल में लगाते हैं टू द डिवाइस, ठीक है। ये हमारा सेकंड रेजिस्टर है, ठीक है, ये एमीटर, ये हमारा थर्ड, इसके पैरेलल में वोल्ट मीटर और इसके सीरीज में एमीटर, ठीक है। ये हमारा बैटरी सेल, एक्सटर्नल सोर्स, और ये हमारा स्विच, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव है। तो यहाँ पर हमने तीनों के अक्रॉस एमीटर भी लगाया है और तीनों के अक्रॉस वोल्ट मीटर भी लगाया है, और इनकी रीडिंग को देखते हुए हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सपोज, क्योंकि अभी हमारे पास कोई वैल्यू तो नहीं है R1, R2, R3 की तो कोई वैल्यू तो नहीं है, ठीक है, इसलिए हम लोग जो भी डिस्कस करेंगे एजम्पशन के ऊपर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारा जो बैटरी है वो मान लीजिए 20 वोल्ट है। तो जब हमने 20 वोल्ट बैटरी लगाए तो वोल्ट मीटर रीडिंग, ठीक है, कुछ इस तरीके का आ रहा है, 10 वोल्ट, 8 वोल्ट, 2 वोल्ट, ठीक है। और एमीटर रीडिंग सभी में 4 एम्पियर, 4 एम्पियर, 4 एम्पियर आ रहा है, ठीक है। और हम लोग समझने के लिए ये एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, कि R1 का रेजिस्टेंस R2 से ज़्यादा है और R2 का रेजिस्टेंस R3 से ज़्यादा है। देखिए, इसको ऐसा रखने का इसलिए मतलब है कि सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस जहाँ पर है वहाँ पर करंट की वैल्यू कितनी होगी, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, और जो सबसे कम है वहाँ पर उसकी वैल्यू, करंट की वैल्यू और पोटेंशियल का क्या वैल्यू होगा, ठीक है। तो एक को हम कम रख रहे हैं और एक को थोड़ा ज़्यादा रख रहे हैं ताकि हम कंपेयर कर सकें। तो कंपैरिजन के लिए हम लोग एक रेजिस्टेंस को थोड़ा ज़्यादा रख रहे हैं और दूसरे को कम रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये मान के चलेंगे कि R1 सबसे ज़्यादा है, R2 थोड़ा कम है और R3 सबसे कम है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप देख क्या रहे हो, ठीक है, कि करंट में क्या चेंज आया, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। तो आप ये देख रहे हो कि सभी एमीटर की रीडिंग एक जैसे आ रही है, सभी की रीडिंग 4 एम्पियर, 4 एम्पियर, 4 एम्पियर आ रही है, ठीक है। तो एमीटर 1 की रीडिंग, एमीटर 2 की रीडिंग और एमीटर 3 की रीडिंग, सभी की रीडिंग कितनी आ रही है, 4 एम्पियर। तो हम क्या कहेंगे, हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो करंट है वो सेम है अक्रॉस डिफरेंट रेजिस्टर्स, ठीक है। अब ऐसा क्यों,
ऐसा क्यों हुआ कि सभी का जो रीडिंग है, सभी में जो करंट की वैल्यू है वो सेम है, ठीक है, सभी रजिस्टर्स के अक्रॉस जो करंट है वो सेम है। ऐसा क्यों? तो इसका कारण ये है क्योंकि करंट के पास और कोई ऑप्शन नहीं है आगे बढ़ने का, ठीक है, कोई दूसरा पाथ अवेलेबल नहीं है। देयर इज नो अदर पाथ फॉर करंट टू फॉलो, ठीक है, करंट के पास एक ही पाथ है, ठीक है, तो उस पाथ में उसको R1 से भी जाना पड़ेगा, उस पाथ में R2 से भी जाना पड़ेगा और उसी पाथ से R3 से भी जाना पड़ेगा, ठीक है। देयर इज नो अदर पाथ फॉर द करंट, ठीक है। इस वजह से ही करंट की वैल्यू क्या है, सब जगह सेम है, ठीक है। तो हम रीजन क्या बता रहे हैं क्यों सेम है अक्रॉस द डिफरेंट रजिस्टर्स, ठीक है। तो रीजन ये है बिकॉज करंट हैज only one path to follow, current has only one path to follow, ठीक है। इन सभी पॉइंट को जब आप पैरेलल में जब देखेंगे, ठीक है, दोनों को पढ़ने के बाद ही दोनों समझ में आएगा, ठीक है। जब आप इसको और पैरेलल को एक साथ रख के देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि पाथ डिफरेंट होने से क्या होता है, ठीक है ना, और यहाँ पर पाथ सेम होने से क्या होता है। तो यहाँ पर क्योंकि पाथ एक ही है इसलिए, ठीक है, करंट की जो वैल्यू है सब में एक जैसा है, ठीक है। तो करंट में क्या चेंज आया, करंट में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है, करंट सेम है सबके अक्रॉस, ठीक है। लेकिन जब हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, जब हम पोटेंशियल की बात करें तो देखिए यहाँ पोटेंशियल V1 कितना है, V1 है 10, V2 कितना है 8 और V3 कितना है 2 वोल्ट, ठीक है। और साथ में ये भी देखें कि जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस था वो कितना था, 20 वोल्ट का था, ठीक है। और अगर आप थोड़ा और ऑब्जर्व करें तो आप ये देखेंगे कि तीनों का सम 10, 8 और 2 तीनों का सम कितना है, आपके टोटल बैटरी के पोटेंशियल के बराबर है। तो मतलब इसका क्या होगा, ठीक है, ये तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है लेकिन फिजिकली हम इसको क्या समझें, इसका मतलब यह है कि जो बैटरी की एनर्जी है, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। एनर्जी ऑफ द बैटरी इज गेट डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस डिफरेंट रजिस्टर्स, ठीक है। तो हम ये क्या कहेंगे, एनर्जी ऑफ बैटरी distributes differently across different resistors, ठीक है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए बैटरी का काम यहाँ पर क्या है, कहीं पर भी बैटरी का काम क्या होता है, बैटरी का काम ये होता है कि भाई वो चार्जेस का फ्लो मेंटेन रखे, ठीक है, यही काम है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि V1 मतलब R1 क्योंकि सबसे ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि R1 जो है सबसे ज़्यादा है, ठीक है, तो उसके अक्रॉस बैटरी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है, मोर एनर्जी टू बी स्पेंड बाय बैटरी अक्रॉस R1, ठीक है, मतलब कि आपके बैटरी को R1 के अक्रॉस ज़्यादा एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा ताकि चार्जेस वहां से पास हो सकें। क्यों? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और दूसरे तरफ बैटरी को R3 के अक्रॉस कम एनर्जी स्पेंड करना पड़ रहा है, कम एनर्जी लग रहा है चार्जेस को वहां से आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। फिर से देखिए क्या बोला जा रहा है कि बैटरी ऑफ एनर्जी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है, डिफरेंटली अक्रॉस डिफरेंट रजिस्टर्स, ठीक है, कि कहीं पर एनर्जी ज़्यादा है तो कहीं पर कम है, ठीक है। ऐसा क्यों, वही हम बात को समझना चाह रहे हैं
कि आपका रेजिस्टेंस R1 ज़्यादा था, तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल जो है वो भी क्या हुआ, देखिए पोटेंशियल ड्रॉप। देखो पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही होता है, ठीक है, ठीक है। और इसको समझने के लिए आप ये समझिए कि एनर्जी स्पेंड बाय बैटरी, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल जब आप पढ़ रहे थे तब एनर्जी की ही बात कर रहे थे, ठीक है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन मतलब क्या, वर्क डन तो वही कर सकता है ना जिसके पास एनर्जी है, तो इसलिए हम लोग यहाँ एनर्जी स्पेंड की बात कर रहे हैं, ठीक है, समझने के लिए। तो क्योंकि आपका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा था R1 का, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट जो एनर्जी स्पेंड ऑफ बैटरी हुआ, बैटरी को अपना एनर्जी ज़्यादा खर्चा करना पड़ा, ठीक है। एनर्जी स्पेंड बाय बैटरी इज मोर, ठीक है। लेकिन दूसरे तरफ R3 क्या है, R3 उसका रेजिस्टेंस क्या है, कम है, तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है, पोटेंशियल ड्रॉप वो भी क्या होगा, कम होगा, या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होगा, या एनर्जी स्पेंड बाय बैटरी, एनर्जी स्पेंड बाय बैटरी भी क्या होगा, कम होगा। तो हम एक तरफ ज्यादा देख रहे हैं और एक तरफ कम देख रहे हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है। इसीलिए यहां पर जो पोटेंशियल है वो डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि बैटरी को अपनी ताकत अलग अलग रेजिस्टेंस के अक्रॉस अलग अलग खर्चा करना पड़ रहा है, ठीक है। बैटरी को अपना ताकत इसके अक्रॉस 10 वोल्ट खर्चा करना पड़ रहा है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ से चार्जेस को आगे बढ़ाने के लिए बैटरी को ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि रेजिस्टेंस कम है, तो यहाँ पर चार्जेस को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, कम ताकत लगाना पड़ेगा, ठीक है। यही दो का फर्क है, ठीक है, एक में ज़्यादा ताकत लगाना पड़ रहा है और एक में कम ताकत लगाना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसी बात को आप एक दूसरे एनालॉजी से समझते हैं। ये एनालॉजी हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक रोड है, ठीक है, और रोड के 3 सेक्शंस बने हुए हैं और एक जहाँ खत्म हो रहा है दूसरा सेक्शन वहाँ से चालू हो रहा है, मतलब दे आर इन सीरीज, ठीक है। तो मान लो पहले सेक्शन में रेती रखा हुआ है, रेत है, और दूसरे में ग्रेवल्स है, ग्रेवल्स मतलब गिट्टी, ठीक है, और तीसरे में प्लेन रोड है, प्लेन रोड, ठीक है। और आपको साइकिल चलाना है, मान लो आप साइकिल चला रहे हो और आपको अपना स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर रखना है, ठीक है, इतना स्पीड आपको रखना ही है। तो यहाँ स्पीड का मतलब क्या है कि करंट है ना, करंट, आपको अपना करंट मेंटेन रखना है। जैसे यहाँ पर करंट मेंटेन रखना है 4 एम्पियर 4 एम्पियर 4 एम्पियर, वैसे यहाँ पर आपको अपनी स्पीड मेंटेन रखना है। तो अब आप बताइए कि जब आप इस रास्ते से आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो कहाँ पर आपको अपनी एनर्जी ज़्यादा स्पेंड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि हमको सैंड में, ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर मेंटेन रखने के लिए ज़्यादा एनर्जी स्पेंड करना पड़ रहा है कंपेयर टू प्लेन रोड, ठीक है। तो प्लेन रोड में भी आपको 5 किलोमीटर पर आवर ही रखना है, लेकिन 5 किलोमीटर पर आवर रखने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी खर्चा नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि स्मूथ सरफेस है, इजी सरफेस है। लेकिन यहाँ पर सैंड और ग्रेवल्स जो है थोड़े से हार्ड सरफेसेस है, वहाँ पर चलाना थोड़ा मुश्किल है, तो आपको अपनी एनर्जी ज़्यादा स्पेंड करनी पड़ रही है। तो वही वैसा ही कुछ, मतलब यहाँ का रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है, और यहाँ का रेजिस्टेंस क्या है, कम है, ठीक है। तो जहाँ ज़्यादा रेजिस्टेंस वहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप भी ज़्यादा, पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़्यादा, और बैटरी को एनर्जी स्पेंड भी ज़्यादा ही करना पड़ेगा। जहाँ पर रेजिस्टेंस कम है वहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप भी कम होगा, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होगा। इसका मतलब बैटरी को अपनी एनर्जी कम खर्चा करनी पड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में एनालॉजी है ना। अब इसको हम लोग इक्वेट करते हैं
ठीक है, ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं और देखते हैं टोटल रेजिस्टेंस क्या आता है। तो हम पहली बात आपको बताएं कि करंट में क्या चेंज आया, कोई चेंज नहीं आया। पोटेंशियल में क्या चेंज आया कि पोटेंशियल जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। तो हम अब देखेंगे कि रेजिस्टेंस में क्या चेंज आता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखना चाह रहे हैं कि टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का क्या चेंज हुआ, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। तो इक्वेशन किससे बन सकता है, पोटेंशियल से बन सकता है, करंट से तो नहीं बन सकता क्योंकि करंट की वैल्यू सब जगह सेम थी। तो जहाँ पर डिफरेंट है, जो चीज़ डिफरेंट है वहीं से हम लोग इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो इक्वेशन फॉर्म कहाँ होगा, ठीक है, पोटेंशियल से। तो जो टोटल पोटेंशियल था सर्किट का वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं और ओम्स लॉ से हमको ये मालूम है कि V इज इक्वल टू IR होता है, ठीक है। तो V1 कितना होगा, V1 होगा IR1, V2 कितना होगा IR2 और V3 कितना होगा IR3, ठीक है ना। ये बात समझ में, क्यों सबका I सेम लिया मैंने, क्योंकि सेम है, क्योंकि सीरीज की तो पहचान ही वही है, ठीक है, कि सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो सब में एक ही जैसा करंट फ्लो होगा, ये तो उसकी पहचान ही है, ठीक है। क्योंकि करंट के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है आगे बढ़ने का, तो इसीलिए सभी रेजिस्टर से उतना ही अमाउंट में फ्लो होगा। तो I सेम है, ठीक है। और R1 क्योंकि चेंज हो गया, R1 चेंज हो गया इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज हो गया, R2 चेंज हो गया इसलिए पोटेंशियल चेंज हो गया, R3 चेंज हो गया इसलिए पोटेंशियल चेंज हो गया। तो ये वैल्यूज को यहाँ पर पुट करते हैं। तो V इज इक्वल टू IR, IR1, IR2, IR3, ठीक है। अगर हम I कॉमन निकाल लें तो R1 प्लस R2 प्लस R3, I और I कैंसल, तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमने शुरुआत से ही जो रेजिस्टर्स लिए थे, 3 ही रेजिस्टर्स लिए थे, इसलिए तीनों का रेजिस्टेंस ऐड अप हो गया। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि दे आर एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक सम हो गया, देयर रेजिस्टेंस आर गेट एडेड अप, ठीक है, उनका इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ऐड अप हो गया, ठीक है। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या हुआ, पहले से कम हुआ कि बढ़ गया, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये बढ़ गया, ठीक है, क्योंकि एड अप हो गया ना। अब इसका एग्जांपल आप देखिए, जैसे मान लीजिए 1 ओम, 2 ओम और मान लीजिए 3 ओम है, ठीक है। तो ये किस तरीके से कनेक्टेड है, एक जहां खत्म हो रहा है दूसरा वहां से चालू, दूसरा जहां खत्म हो रहा है तीसरा वहां से चालू। इसका मतलब ये सीरीज में है, और सीरीज में है तो इनका रेजिस्टेंस क्या होगा, एड अप हो जाएगा। कितना हुआ 1 प्लस 2 प्लस 3 6 ओम, ठीक है। तो ये जो 6 ओम है, ये तो इनमें से जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस था उससे भी ज्यादा है, ठीक है। तो 6 ओम जो है, जो टोटल रेजिस्टेंस है, तो इससे एक पॉइंट भी बनता है कि जो टोटल रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस is always greater than greatest resistance in the circuit। ये भी एक पहचान है, ठीक है। ऐसा सिर्फ सीरीज में ही होता है, ठीक है। सीरीज में क्या होता है कि जो टोटल रेजिस्टेंस है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट, ठीक है। ग्रेटेस्ट मतलब यहाँ पर इनमें ग्रेटेस्ट कौन था, 3 ओम था, तो 3 ओम से भी ज्यादा आया,
कितना 6 ओम। जो टोटल रेजिस्टेंस आया वो ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट हुआ, ठीक है, इन द सर्किट। बात समझ में आई? तो हम क्या कहेंगे कि सर्किट में रेजिस्टेंस ओवरऑल बढ़ जाता है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि सर्किट में रेजिस्टेंस ओवरऑल बढ़ जाता है। और रेजिस्टेंस बढ़ने से, ठीक है, आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस बढ़ने से एक बहुत ही डिसएडवांटेज होता है, वो ये कि हीट लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा हीट लॉस होगा, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है ना। हीट लॉस भी इसके वजह से ज़्यादा होता है, हीट लॉस, ठीक है। तो आपके सर्किट में हीट लॉस बहुत ज़्यादा होगा और आपका सर्किट जल्दी से जल्दी गर्म हो जाएगा। तो ऐसा हम अपने घर के अप्लायंसेस में तो नहीं चाहेंगे, ठीक है। क्या आप चाहते हैं कि आप बल्ब जला रहे हैं, फैन चला रहे हैं, तो जो कनेक्टिंग वायर्स है वो भी हीट अप हो जाए, ठीक है? नहीं, ऐसा तो नहीं चाहते हम, ठीक है। तो इसीलिए हम घरों में, ठीक है, हम सीरीज कनेक्शन नहीं लगाते, ठीक है। और भी बहुत सारे कारण हैं, ठीक है, उसके डिसएडवांटेजेस को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपने क्या देखा कि रेजिस्टेंस बढ़ गया, करंट सेम था, पोटेंशियल डिफरेंट था और रेजिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है। तो अगर आप ये देखें कि रेजिस्टेंस बढ़ने का रीज़न क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दैट रेजिस्टेंस इन द सर्किट गेट इंक्रीज्ड, तो आपका आंसर क्या होगा? ये आंसर होगा आपका, ठीक है, कि वो ऐड हो जाते हैं, ठीक है। मैक्सिमम बच्चों का आंसर यही होता है कि ऐड हो गया। अच्छा, ये बताओ ये क्या है? ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये फिजिकल एक्सप्रेशन तो नहीं है, ठीक है। कि पहले फिजिक्स हुआ, पहले एक्सपेरिमेंट हुआ कि पहले मैथमेटिकल फॉर्मूला आया, ठीक है। कभी भी आप किसी को भी पूछेंगे कि सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ता है कि कम होता है और क्यों होता है, तो सबका आंसर यही होता है कि वो ऐड अप हो जाते हैं। नहीं, ये गलत आंसर है, ठीक है। ऐड हो जाने के वजह से रेजिस्टेंस बढ़ नहीं जा रहा है, ठीक है। उसका फिजिकल रीज़न ये है, आप देखिए, जब आपने तीनों वायर को एक साथ सीरीज में लगाया था तो क्या हुआ था? जब आपने तीनों वायर को सीरीज में लगाया था, ठीक है, बहुत ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग आपस में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और देखिएगा आप, सबका आंसर यही होता है कि ऐड हो जाता है, ठीक है, ऐड हो जाता है, इसलिए रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो ये तो आपने उस फैक्टर्स में तो नहीं पढ़े थे। फैक्टर्स आप क्या पढ़े थे? फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस में आप कहीं आप ऐसा पढ़े थे कि ड्यू टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है? नहीं, फैक्टर्स में तो आपने 3 चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है, लेंथ, एरिया और नेचर ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए, जब आप सीरीज में लगा रहे हैं तो जो लेंथ ऑफ सर्किट है वो इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। लेंथ ऑफ सर्किट इंक्रीजेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस वजह से, और आपको मालूम है कि लेंथ अगर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस तो क्या होगा? इंक्रीज होगा। दिस इज द मेन रीजन, दिस इज द रीजन, ये है रीजन। ये रीजन नहीं है कि वो ऐड हो जा रहा है इसलिए बढ़ जा रहा है, ठीक है। रीजन ये है कि जब हम सर्किट में डिवाइसेस को सीरीज में लगाते हैं तो उनका जो लेंथ है वो बढ़ जाता है, बढ़ता जाता है, और लेंथ बढ़ने के वजह से रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। उसका मैथमेटिकल प्रूफ ये है, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कि कितना बढ़ता है, ठीक है, इतना बढ़ता है। कैसे कैलकुलेट करें? ऐसे कैलकुलेट करें, बट ये कोई रीजन नहीं है, रीजन इज दिस, ठीक है। तो होप आपको ये बात समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो नेक्स्ट वीडियो को भी आप वॉच करिए, जहां पर हम लोग सीरीज के डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करते हुए पैरेलल को भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप इस वीडियो को देख के कुछ सीख पाए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले क्लास में।